पुष्पेंद्र, प्रतीक एंड पुष्पेंद्र, ये दो बच्चे थे, ये प्रतीक था। चलिए ठीक है। तो हम लोग जो वर्क वाला जो चैप्टर है उसको हम लोग देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को जो है जो मेजर टॉपिक्स हैं वो वर्क, ठीक है, वर्क डन बाय ऑब्लिक फोर्स, पॉजिटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, थोड़ा बहुत हम लोग पावर के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, मीन्स एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसके बाद फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन्स जो टोटल एनर्जी जो होता है किसी भी सिस्टम का कंजर्व्ड रहता है, जिसमें है ना पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो ऐसा कोई सिस्टम जिसमें जो टोटल एनर्जी जो होता है वो कंजर्व्ड रहता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का कंजर्व्ड रहता है, उसको हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है थोड़ा बहुत सिंपल पेंडुलम के बारे में, जो उसके बारे में तो हम लोग बाद में भी देख सकते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो वर्क डन जो है ये आपको दिखाई दे रहा है कि हॉर्स जो है कार्ट को खींच रहा है, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी, तो डिस्प्लेसमेंट होगी तो वर्क डन होगा, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये देखिए क्या हो रहा है, कोई आदमी सीढ़ी पे चढ़ रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, मीन्स यहाँ पर भी उसको कुछ ना कुछ काम करना पड़ रहा है, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन। फिर उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं एन इंजन ऑफ अ मूविंग व्हीकल डज वर्क। एक व्हीकल है, ठीक है, वो उसका इंजन क्या कर रहा है, काम करता है, तभी जिस अगर वो उसका इंजन काम नहीं करेगा तो वर्क नहीं हो सकता है, काम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मतलब काम नहीं होने का मतलब क्या है कि कार जो है, ये जो व्हीकल है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो व्हीकल को आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरी है कि उसका इंजन जो है वर्क करे। अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, ठीक है, ये एक बॉडी है, ठीक, ये बॉडी जो है वो क्या कर रहा है, यहाँ से गिर रहा है, ठीक, और इसको अगर हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं और ये नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। तो ये जो गिर रहा है ये किसकी वजह से गिर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ की वजह से। यहाँ अर्थ है, अर्थ के सेंटर से जो है इसके ऊपर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जिसको बोलते हैं, और उसकी वजह से इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो, तो इसलिए इसको भी हम लोग वर्क डन बोलेंगे। और ये वर्क डन किसके द्वारा होगा, दिस दिस वर्क डन, है ना, इज ड्यू टू दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो वर्क जो है, ठीक है, इसके बारे में फॉर्मूला पहले मैं इसका आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, फॉर्मूला बाद में देखते हैं, पहले फॉर्मूला ही बताना पड़ेगा उसके बाद, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका जो होता है इतना नेटवर्क स्लो कैसे है, इतना धीरे धीरे सब चलना है। खोलो, ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स
इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग वर्क डन, ठीक है, इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल फार्मूला होता है, बट इस फार्मूले से जो है एक्चुअली काम नहीं चलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एरो लगा देते हैं, और यहाँ पर हो जाता है एस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और दोनों के बीच में यहाँ पर जो एक डॉट है, इसलिए हम लोग इसको डॉट बोलते हैं, और इस डॉट को डिफाइन करते हैं कैसे, ठीक है। जब आप लोग 11th में जाएंगे तो सीखेंगे, ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है, ये डॉट हटके बन जाता है कॉस थीटा, ठीक है। एक मिनट, तो ये हो गया, डॉट जब हटता है तो ये बन जाता है कॉस थीटा। सो दिस इज एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब ये थीटा क्या होता है, थीटा जो है आपका, ठीक है, ये सपोज देखिए ये एक ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक का ये सेंटर है, ठीक, इसके ऊपर में हम अगर ऐसे करके फोर्स लगा रहे हैं किसी एंगल पे, ठीक है, फोर्स ऐसे करके इसको खींच रहे हैं, ठीक, और खींच रहे हैं, और ये जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। जब हम इसको ऐसे खींचेंगे तो सपोज ब्लॉक जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऐसे, तो इस डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, ठीक है, जिधर की तरफ ब्लॉक मूव करने लग गया। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के जो बीच का एंगल है, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। समझ गए एंगल को, जैसे एंगल ट्रायंगल में एंगल होता है ना, एंगल ए बी सी, तो उसी तरह से ये एक थीटा एक एंगल होता है, ठीक है। सो दिस एंगल इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दिस एंगल इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले cos 0 डिग्री, ठीक है, ये इसकी वैल्यूज आपको याद रखनी है। cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी, 0, और cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। ये तीन वैल्यूज आपको जो है याद रखना है, ठीक है, तीन वैल्यूज आपको अभी याद रखना है बस। cos 0 एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री तो 1, cos 90 डिग्री तो 0, और cos 180 डिग्री तो -1। यहाँ तक क्लियर है सबको कि कोई दिक्कत है, एनी नो सर। प्रॉब्लम? तो देखिए अभी फॉर्मूला क्या था, वर्क डन इक्वल्स टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिएगा इसको समझिए। यहाँ पर सपोज ये ब्लॉक है, ठीक है, अब इस ब्लॉक को हम क्या कर रहे हैं, इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, और ब्लॉक जो है इधर ही डिस्प्लेस हो रहा है, इसी डायरेक्शन में जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ, और यहाँ से था इनिशियल कंडीशन ये, और फाइनली ये ब्लॉक कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। तो इस दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हमारा कितना हो गया, एस हो गया, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर हमने इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए कितना वर्क डन किया, ठीक है, कितना वर्क डन किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और कॉस थीटा कितना है यहाँ पर देखिए, अभी मैंने आपको बताया था थीटा क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो एंगल कितना हो जाएगा दोनों के बीच, बीच में 0। 0 डिग्री। समझ गए, एक ये लाइन है और इसी के बीच में ये है, ऐसे ही है, तो दोनों के बीच में कोई एंगल ही नहीं बन रहा है, 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री अभी आपको पीछे स्लाइड में बताया था, cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। समझ 1। गए। सो फोर्स जो है यहाँ से, है ना, वर्क डन इक्वल टू कितना हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, एफ इंटू एस, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही रहेगा। एग्रीड। अब देखिए, अब यहाँ पर वर्क डन कैसा आया, पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, ठीक है, समझ गए। अब दूसरा केस लेते हैं, ठीक है, जब हम लोग दूसरे केस में क्या है, दिस इज योर फर्स्ट केस। सेकेंड केस में हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये फोर्स है, सॉरी ये ब्लॉक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर में, ठीक है, फोर्स हम लोग लगा रहे हैं कैसे, ऐसे, ठीक है, लेकिन किसी भी वजह से डिस्प्लेसमेंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मूव कर रहा है। जनरली ये फ्रिक्शन के केस में होता है,
फ्रिक्शन में हम लोग जानते हैं हमेशा कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे अगर बॉडी जो है इधर की तरफ मूव कर रहा है, सपोज बॉडी अगर इधर की तरफ मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। और लेकिन फ्रिक्शन क्या होता है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर मोशन बॉडी ब्लॉक का अगर मोशन इधर की तरफ है तो फ्रिक्शन क्या होगा, इधर की तरफ लगेगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो उस सिचुएशन में देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शन भी एक तरह का फोर्स है, तो इस सिचुएशन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। बात समझ में आ रही सबको, ठीक है। तो यहाँ पर जब अपोजिट डायरेक्शन है तो इसका मतलब यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा दोनों के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, तो कितना होगा, 180 डिग्री इसको बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ये, हाँ 180 डिग्री थीटा पूछा था मैं, इस दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, है ना, 180 डिग्री। तो आप देखिए वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और इंटू में कॉस 180 डिग्री हो जाएगा थीटा, है ना। और कॉस 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है, समझ गए। तो एफ इंटू एस इंटू -1। तो अब आप देख सकते हैं इस कंडीशन में जो वर्क डन आया दैट इज इक्वल टू -फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वर्क डन पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, नेगेटिव नेगेटिव आया, नेगेटिव ठीक है। तो आपने देख लिया कि दो सिचुएशन देखा, ठीक है, कि जब हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव वर्क डन आया है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव वर्क डन आ रहा है, ठीक है। तो अब एक सिचुएशन देख लेते हैं हम लोग कि सपोज, ठीक है, फोर्स हम लोग ऐसे लगा रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब इसके साथ, और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, ठीक है, 90 डिग्री पे। तो ये देखिए, है ना, ये जो एंगल है वो कितना हो रहा है, 90 डिग्री, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे सपोज इसका एग्जांपल को आप ऐसे समझिए, ठीक है, एक कोई पोर्टर है या कूली है, ठीक है, कूली जो सामान ढोने का काम करता है, ठीक है, वो कूली जो है क्या करता है, अपने सर पे जो है सामान को रखता है, ठीक है, और आगे की तरफ ऐसे जाता है। जब वो सामान को ढो रहा होता है तो उसके सर पे जो सामान रखा हुआ है उसका वेट जो होता है वो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होता है, mg, है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज फोर्स। लेकिन वो कूली जा रहा है कैसे, ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा फोर्स, है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों के बीच में थीटा कितना है, थीटा कितना है, 90 डिग्री। और अभी आपको बताया था cos 90 कितना होता है, cos 90 कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। यही तीन चीज आपको याद रखना था, ठीक है। तो आप जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू जीरो, तो ये वर्क डन यहाँ से कितना हो गया, जीरो के बराबर हो गया। समझ में आ रहा है सबको, नहीं समझे, ठीक है, चलिए। यस तो यहाँ से आप ये देखिए कि जो वर्क डन हो गया, ठीक है, ये जो वर्क डन है ये तीन तरह से हो सकता है, ठीक है। ये वर्क डन या तो पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, या तो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, और या तो ये वर्क डन जीरो हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई सबको, क्लियर है। यस सर अब देखिए इसमें कोई भी जब हम लोग काम करते हैं, ठीक है, तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा एफ इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो थोड़ा सा जब आप लोग हायर क्लास में 11th वगैरह में जाएंगे तब जाके आपको ये समझ में आएगा कि इसको हम लोग, आप देखिए इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं वर्क डन को। यहाँ पर देखिए फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। जब है ना, वेक्टर, ये भी फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि वर्क डन भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। लेकिन क्या होता है इस दोनों के बीच में, एक अभी आपको बताया था डॉट लगा हुआ है, डॉट हटता है ना तो ये कॉस थीटा आ जाता है, ठीक है। और यही डॉट जो है इसी को हम लोग बोलते हैं स्केलर फॉर्म, ठीक है। इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, 11th में जाके सीखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो वर्क डन है आपका, ठीक है, वो इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी बन जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है वर्क डन जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है,
और वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव कब बताया, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। और जीरो कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 90 डिग्री पे होंगे एक दूसरे के, ठीक है। दोनों के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। जैसे आप एक एग्जांपल इसका समझिए कि जो भी है ना, जैसे ये आपका जो है सपोज सन है, सन के चारों तरफ अगर अर्थ को मूव करना है, ठीक है, सन के चारों तरफ अगर अर्थ को मूव करना है, तो इस वजह से क्या होगा कि जो सन का मूवमेंट अराउंड द अर्थ जो होगा, ठीक है, एक तरह से सर्कुलर पाथ में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक फोर्स लगता है इस सन और अर्थ के बीच में, इस फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जिसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स, और हर जगह पर सर्कुलर पाथ में आपको मैंने बताया था, ठीक है, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, कि हर है ना पार्ट पर जो है फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है हमेशा अलोंग दी टेंजेंट होता है, ऐसे ऐसे हर जगह पे डायरेक्शन चेंज होता रहता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसे होता है, ये फोर्स और ये देखिए एक तरह से रेडियस है और इसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। कोई भी सर्कल पे अगर कोई भी एक लाइन ऐसे जाती है ना टच करते हुए, उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। और रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आप देखिए फिर से 90 डिग्री बन गया, तो इसलिए किसी भी है ना, इसलिए अर्थ को सन के अबाउट घूमने में जो काम करना पड़ता है वर्क डन, वो जीरो होता है, ठीक है। उसी तरह से सपोज कोई भी एक अर्थ है, अर्थ के जो सैटेलाइट्स हैं, अर्थ के सैटेलाइट्स अर्थ के चारों तरफ जब चक्कर लगाएंगे, उनका भी ऑर्बिट जो है यही सर्कुलर होता है। तो एक सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये टेंजेंट है उसका डायरेक्शन, ठीक है। तो इस दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 होगा। तो यानी कि अर्थ के अराउंड भी किसी भी सैटेलाइट को घूमने में भी वर्क डन कितना करना पड़ता है, जीरो, नो वर्क डन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये बातें होगी। फिर आपको एक दिन शायद मैंने ये भी बताया था कि अगर सपोज कोई भी एक ब्लॉक है, ठीक है, जैसे ये एक दीवार है मान लीजिए, ठीक है, ये एक बहुत हैवी बड़ा सा एक दीवार है सपोज, ठीक है, और एक बंदा इधर से आता है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक, और इस दीवार के ऊपर में क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक, इस दीवार पे क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, ठीक। तो कित जब वो फोर्स मान लेते हैं, सपोज ये 1000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, सपोज फोर्स कितने न्यूटन का लगा रहा है, 1000 न्यूटन का, ठीक है। तो अब बताइए कि ये दीवार पे इसके द्वारा जो उस आदमी के द्वारा वर्क डन कितना करना पड़ा, कितना हुआ होगा, बताइए। कितना वर्क डन हुआ, जीरो। जीरो होगा। क्यों, क्यों जीरो होने का क्या कारण है, 290। हाँ, एक तो चलिए 90 डिग्री का एंगल समझ में आया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्योंकि ये आदमी जो है फोर्स इसके ऊपर में देखिए क्या हो रहा है कि ये फोर्स ऐसे लगा रहा है, लेकिन आप जो थीटा यहाँ पर 90 बोल रहे हैं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 होता है ना, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये 90 डिग्री पे तो फोर्स लगा रहा है, उसको हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी बोल रहा है कि वर्क डन जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 है। क्योंकि देखिए इसका क्या रीजन है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है वर्क डन का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर हमने फोर्स तो 1000 लगा दिया, लेकिन 1000 फोर्स लगाने के बाद डिस्प्लेसमेंट इस वॉल में कितनी हुई, कितना मूव किया ये वॉल, ये बताइए। जीरो। जीरो। कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यानी आपको ये समझ में आ गया कि हम चाहे कितना भी फोर्स लगा लें किसी भी बॉडी पे, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। दूसरा दूसरी एग्जांपल दिए थे आपको हम, ठीक है, कि आप क्या कीजिए, ठीक है, घर से निकले, ठीक, आप यहाँ से क्या किए हैं, है ना, साइकिल पर बैठे और घर से निकले, ठीक, घर से निकल के आप क्या किए, स्कूल चले गए, ठीक, स्कूल गए, फिर स्कूल से जाके आप तुरंत जो है वहां से वापस आ गए या अपने घर पे, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कितना काम किया आपने, बताइए फिजिक्स के लैंग्वेज में,
तो क्या होगा, जीरो क्या होगा, जीरो वर्क डन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप चले थे घर से, स्कूल गए, फिर वापस घर आ गए, तो आपने डिस्प्लेसमेंट ना किया, कितना क्या, जीरो। जी तो इसलिए वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। आगे बात समझ में सबको कि कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नो सर। वर्क डन को समझने में? ठीक है। लेकिन जैसे एक और एग्जांपल आपको एक देते हैं, ठीक है। जैसे सपोज, है ना, ये रोड रोड जो है ये नहीं है, ठीक, ये एक मतलब ऐसे एक्स वाई एक्सिस बनाया हूँ, एक रोड ऐसे करके है, ठीक है। और इस मतलब स्लैंटेड रोड समझते हैं ना आप लोग, जो ऐसे करके मतलब बिल्कुल ऐसे करके रोड हो, ठीक है। इस रोड पे अगर आप मान लीजिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, साइकिल चलाते हुए आ रहे हैं, ठीक है, इधर से ऐसे साइकिल चलाते हुए ऐसे आ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप इस साइकिल में आप क्या कर रहे हैं, ऐसे ही बस, ठीक है, ऐसे मूव करा रहे हैं, कोई आपको इस जगह पे फोर्स लगाने की जरूरत है? आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे थोड़ी देर के बाद सपोज, ठीक है। तो क्या आपको यहाँ पर फोर्स लगाने की जरूरत है यहाँ से यहाँ तक मूव करने में, है या नहीं है? नहीं ये क्या स्लैंटेड है ना, तो यहाँ पर पैडल नहीं चलाना पड़ता है, तो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। जब फोर्स की जरूरत नहीं है तो आपको वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट है बट फोर्स नहीं है, तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आगे बात समझ में कोई दिक्कत कि नहीं है? नो सर। दिक्कत है या नहीं है? नो सर। नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई कि जो है कब वर्क डन का जीरो होता है, कब, यानी आपको इतना समझ में आ गया कि कभी भी अगर आपको वर्क कराना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या क्या जरूरी है, वर्क कराने के लिए फोर्स लगाना जरूरी है। और सिर्फ फोर्स से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अगर सिर्फ फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट था, फोर्स नहीं था, तो भी वर्क डन जीरो हो गया। इसका मतलब है कि वर्क तभी होगा जब किसी भी बॉडी में आप क्या कर रहे हैं, फोर्स भी लगा रहे हैं, और वो बॉडी जो है आपको डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, उसमें मूव भी कर रहा है अपनी जगह से। बात समझ में आ गई सबको कि नहीं आई अभी तक? बोलिए, आ गया। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए अब हम लोग यूनिट ऑफ वर्क डन की बात करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, इसको समझिए, ठीक है। तो वर्क डन जो होता है दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है, तो उसको छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है, बताइए, फोर्स की यूनिट, फोर्स यूनिट अभी तो बताया भी था, एक एग्जांपल जो लिया था। तो फोर्स को किसमें मेजर करते हैं हम लोग? हाँ, न्यूटन, भूल गए क्या? फोर्स की जो यूनिट होती है भूल गए, न्यूटन होती है, याद किसी को भी याद नहीं है? अरे बोलो। यस सर। तो चुप क्यों है? फोर्स का यूनिट न्यूटन नहीं होता है, बताया नहीं हो क्या? सब क्यों चुप हैं इतने? अजीब हालत है। यस सर, होता है। तो फिर, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, हाँ, मीटर, ठीक है। तो तो यानी ये क्या बन गया, न्यूटन इंटू मीटर। और इसी न्यूटन इंटू मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, ठीक है। याद रखना है, क्या बोलते हैं, जूल। ये स्मॉल जे है, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल जे से, ठीक है। जूल में ये पूरा जब लिखेंगे तो ये स्मॉल आएगा, ये सब बता रखा हूं मैं, और ये जो है कैपिटल जे आएगा। क्लियर है? तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होगा, जूल होगा, ठीक है। दिस इज यूनिट ऑफ वर्क डन। इसको हम लोग दूसरे यूनिट से भी ऐसे भी पकड़ सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन, ठीक है। अच्छा, एक और फॉर्मूला आपका वर्क डन का बन गया, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी बना, ठीक है, क्योंकि फोर्स की जगह पे m इंटू जी होता है। समझ गए? अब देखिए यहाँ से एक और यूनिट होगा, मास का क्या होता है, केजी, ठीक है। और एक्सलेशन का आप लोग को मालूम ही है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर,
ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये भी बोल सकते हैं, कहीं पे अगर दिखा रहेगा कि केजी मीटर स्क्वायर है ना पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये वर्क की यूनिट है। वैसे तो जूल में ही आपको हमेशा रहता है। तो ये जो वर्ग की यूनिट है इसको हम लोग बोलते हैं कौन सी, एसआई यूनिट। ठीक है, इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, एसआई यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, वो होता है कितना, जूल। ठीक है। और फिर जो एक और यूनिट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीजीएस यूनिट। ठीक है, आगे चल के सीखेंगे इसके बारे में क्या होता है 11th में। ठीक है, सीजीएस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ग, ERG। ठीक है, ये होता है अर्ग। ठीक। तो ये सब आपको बस खाली ध्यान में रखना है। एक दूसरा यूनिट होता है, जैसे कैसे होता है, जैसे एक होता है ना, आपको 1 kg बोलते हैं तो आप केजी नहीं बोल के 1000 ग्राम बोल दीजिए, ये भी तो एक इसका यूनिट ही है। तो उसी तरह से जूल को हम लोग दूसरे तरीके से अर्ग भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ गए बात, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो इसमें आप लोग देख लीजिए जो है वर्क डन के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ से देख लिया है। ठीक है, दिस इज वर्क, ये टॉपिक अभी हमने देख लिया, इसमें और कुछ है नहीं। साइंटिफिक कंप्लीशन ऑफ वर्क। ठीक है, कॉन्सेप्ट, साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क, फिजिक्स का वर्क डन और जनरल लाइफ, डेली लाइफ का वर्क डन आपको समझ में आ गया ना। आप घर से निकले थे, कुछ काम किए, वापस आ गए तो कुछ काम ही नहीं किया, ऐसे थोड़ी होता है। डेली लाइफ में तो आपने काम किया, आपकी एनर्जी लॉस हुई, बट फिजिक्स कहता है कि अगर आप जहां से चले वहीं वापस आ गए तो आपने कोई काम नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ठीक है, तो साइंटिफिक है ना कॉन्सेप्शन ऑफ वर्क यही है। उसके बाद फिर ये टॉपिक देख लिया, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ये आपको बता दिया, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, 1 न्यूटन ऑफ एसआई यूनिट ऑफ जूल को, अगर 1 जूल को हम लोग को क्या करना है, डिफाइन करना है। ठीक है, 1 जूल को डिफाइन करना है, तो जूल क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना हो जाएगा, 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना, 1 मीटर। ठीक है, 1 जूल ऑफ वर्क मतलब क्या हो गया, अगर किसी भी बॉडी पे, अगर सपोज कोई भी बॉडी है जिसका मास कितना है, 1 kg मास है, और 1 kg मास को, है ना, मास कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं हो, मास कितना भी हो सकता है, अगर इस बॉडी को के ऊपर में अगर हम लोग सपोज 1 न्यूटन का फोर्स लगाए, और वो बॉडी 1 न्यूटन से की वजह से अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो इसमें इसका मतलब है कि ये ब्लॉक जो है यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर डिस्प्लेस किया है, और अंडर द एक्शन ऑफ 1 न्यूटन फोर्स, then what amount of work done is done by the person या आदमी जो भी है, उसके द्वारा कितना काम किया गया, तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, तो यानी कि 1 जूल। ठीक है, तो 1 जूल की डेफिनेशन समझ में आ गई। when 1 Newton of force is applied on an object and if the object displaced through 1 meter, then it is said to be the work is done as 1 joule। क्लियर है बात? तो if Yes, force sir. is equals to 1 Newton and displacement equals to 1 meter, then work done by the joule will be 1 Newton meter, and here the unit of work is Newton meter, and 1 joule is the amount, ये definition याद रखिएगा। 1 joule is the amount of work done on an object when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of the force। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, वही अभी बताया कि 1 न्यूटन का फोर्स लगाना है, डिस्प्लेस करेगा 1 मीटर से, तो 1 जूल ऑफ वर्क कहलाएगा। ठीक है, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क। ठीक, ये एग्जांपल जल्दी सॉल्व कीजिए फटाफट से। फोर्स है 5 न्यूटन का, ठीक है, और ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो थीटा 0 है, तो टेंशन ही नहीं है, फटाफट से आप बोल दीजिए कितना होगा वर्क डन, कितना होगा वर्क डन, 10 जूल। जूल। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, समझ गए ना? चलिए ये वाला क्वेश्चन करके बताइए जल्दी। A force of 7 Newton acts on an object, the displacement is say 8 meter in the direction of force। ठीक है, तो बताइए कितना होगा वर्क डन, या फिर ये बोल रहा है लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट इन द थ्रू द डिस्प्लेसमेंट।
तो कितना जूल हो जाएगा? 56 जूल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, इसका आंसर कहाँ दिया हुआ है? दिया ही नहीं है क्या? ठीक है, 56 जूल हो जाएगा। ठीक, ये वाला देखिए क्वेश्चन, अ पोर्टर लिफ्ट द लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन इट्स हेड। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक लगेज था 15 kg का, इसको क्या किया, उठा के अपने सर पे रखा, कितना डिस्प्लेस किया? 1.5 मीटर, यानी उस आदमी की हाइट होगी 1.5 मीटर। ठीक है, अपने सर पे रखा है इतना यहाँ पे। तो कैलकुलेट दी वर्क डन बाय हिम ऑन दी लगेज, उसके द्वारा कितना वर्क डन करना पड़ा ये बताना है। ठीक है, तो फिर से फॉर्मूला लगा दीजिएगा, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो हम लोगों को पता है कितना, 1.5 मीटर उसने उठाया, लेकिन फोर्स कितना लग रहा है? तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? फोर्स का फॉर्मूला एक्सीलरेशन। न्यूटन, हाँ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पर जब ये नीचे से ऊपर लग रहा है तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो कौन सा लगेगा एक्सेलरेशन? कौन सा एक्सेलरेशन? ग्रेविटेशन। हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस जी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लगता है और ये जो है इसके ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ ये लेके जा रहा था, अपोजिट डायरेक्शन। तो बस मास m जितना दे रखा है g इंटू हाइट पुट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर दिया होगा फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एस। मास था 15 kg, जी 10 ले लिए, 9.8 होता है तो 10 भी चलेगा। ठीक है, और हाइट डिस्प्लेसमेंट होगी इतनी, सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। समझ गए? क्लियर है इतना कि कोई दिक्कत है? चलिए, तो व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन, हम लोग ये कब समझ, क्या कैसे समझते हैं कि काम किया गया? अभी आपको बताया काम तभी पॉसिबल है जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स भी हो और डिस्प्लेस भी हो, यानी कि फोर्स भी लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तभी हम लोग समझते हैं कि वर्क डन हुआ। नेक्स्ट, व्हाट इज राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होगा वर्क डन का एक्सप्रेशन? वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल, खत्म। ठीक है, एक्सप्रेशन बोला है तो इक्वल टू का साइन नहीं लगता, ये ध्यान में रखिएगा। वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, आपको सिर्फ क्या लिखना है? एफ इंटू एस, बस। ठीक है, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, अभी आपको तुरंत समझाया 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है। कोई दिक्कत किसी को समझने में? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a pair of bullock carts exerts a force of 140 न्यूटन on a flow। ठीक है, बुलॉक कार्ट जानते ही, पेयर ऑफ बुलॉक जानते ही है ना, बैल जो होता है, बैल। ठीक है, द फील्ड बीइंग फ्लोड एट 15 मीटर लॉन्ग। ठीक है, हाउ मच वर्क इज डन इन द फ्लोइंग लेंथ ऑफ द फील्ड। कर लेंगे इसको भी, फोर्स दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, खत्म। अरे यस सर। वर्क डन निकालना है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देना है, खत्म, काम हो गया। ठीक है, क्लियर है सबको कि नहीं है क्लियर? यस सर। ठीक है, एक आध क्वेश्चन थोड़ा 11th क्लास का भी, 11th क्लास के भी एक्सरसाइज का एक आध क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये देखिए 11th में भी सेम चैप्टर है, ये देखिए चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर, चैप्टर 6। ठीक है, तो इसके हम लोग एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं हो पाता है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए इसमें, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं इसमें, बट ये आपको थोड़ा सिखाने के लिए मैं दे रहा हूँ कि ये कुछ नया है आपको सीखने के लिए। ठीक है, और भी क्वेश्चन आसान आसान होते हैं। इसमें देखिए आपको क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में, द साइन ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स ऑन बॉडी इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, साइन आपको समझाना है मुझे कि पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, इसके लिए है ये। ठीक है, स्टेट केयरफुली इफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, आपको हर केस में बताना है वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मींस ऑफ रोप टाइड टू दी बकेट। ठीक है, चलिए बताइए वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्वेश्चन समझ में आया किसी को? क्या बोल रहा है देखिए, ध्यान से समझिएगा। एक मैन है, वो एक बकेट है, उसको क्या कर रहा है, उठा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, और कहाँ से? एक वेल से, कुएं से।
किसके हेल्प से? एक रस्सी के हेल्प से, टू टाइड टू द बकेट। तो इसके द्वारा, इस आदमी के द्वारा जो वर्क डन होगा, ठीक है, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये बताइए। नेगेटिव। आदमी के द्वारा नेगेटिव। अच्छा ये बताओ, आदमी फोर्स किधर लगा रहा है? ऊपर की तरफ या नीचे? ऊपर की तरफ। और बाल्टी किधर जा रहा है? बाल्टी किधर जा रहा है? नीचे। नीचे जा रहा है बाल्टी। ऊपर किधर लिखा है जा बाल्टी नीचे लिखा है? वर्क डन बाय द मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट। लिफ्टिंग मतलब नीचे जाना होता है, तो बाल्टी भी ऊपर जा रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन है? सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वर्क डन? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। समझ गए ना? बस सिंपल है। ठीक है, दिस वर्क डन इज पॉजिटिव। सेकंड केस में बोलिए, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन अबव केस। इसी केस में ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये बताइए। नेगेटिव। नेगेटिव होगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखिए बाल्टी बाल्टी क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किधर की तरफ लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किधर की तरफ? नीचे की तरफ। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन है? अपोजिट है, तो इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में अभी बताया था, एंगल 180 डिग्री लग रहा है तो नेगेटिव वर्क डन होगा। समझ आ गया? सी पार्ट देखिए, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, क्या होगा बताइए? तीसरे में अभी तुरंत ये भी बताया हूँ आपको। नेगेटिव। नेगेटिव पक्का? क्यों नेगेटिव होने का कारण? सर फ्रिक्शन उसके अपोजिट साइड लगेगा ना। वेरी गुड। फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है? जैसे कोई भी बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, ठीक, तो फ्रिक्शन हमेशा क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसलिए क्या पूछा है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन अ इंक्लाइंड प्लेन। तो कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, जैसे मान लीजिए ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे कोई भी बॉडी रखा हुआ है, ठीक है, अगर बॉडी इधर स्लाइड कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, तो फ्रिक्शन हमेशा किधर लगेगा? ऊपर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए यहाँ पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट बताइए, डी। सही सही, पॉजिटिव नेगेटिव, बोलिए डी पार्ट में जल्दी। वर्क डन बाय ए अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या दिक्कत हो गई? हाँ, वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स, कोई भी बॉडी है, इसके ऊपर में अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं, बाय ए बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या है? बॉडी मूव कर रहा है, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें? तो इस कंडीशन में वर्क डन जो होगा, ठीक है, एक्चुअली में क्या होगा? क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देखिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो फोर्स एक्चुअली में यहाँ पर जीरो लग रहा होगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के कंडीशन में जो है एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है, तो इसलिए वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि फोर्स ही नहीं लग रहा है उस पर एक्सटर्नली, वो पहले से मूव कर रहा है ऑलरेडी, ठीक है। बट अगर आपसे बात करेगा वर्क डन का, तो जीरो जो है वर्क डन कभी भी नेगेटिव नहीं बोलते हैं, तो उसको हम लोग पॉजिटिव ही बोलते हैं। समझ गए ना? जीरो जो वर्क डन होगा उसको हम लोग पॉजिटिव ही बोलेंगे, नेगेटिव नहीं बोलेंगे। और खास करके अगर डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है तो इसका हम लोग मान के चलेंगे कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट में नहीं जा रहा है, ठीक है। लास्ट बताइए, वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ऑन वाइब्रेटिंग पेंडुलम इन ब्रिंगिंग टू रेस्ट। पेंडुलम के बारे में आप लोग खैर जानते नहीं हैं, तो इसको आप लोग छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसी सब टाइप से क्वेश्चंस वगैरह सब होते हैं, ठीक है, चलिए छोड़िए। उसके बाद फिर हम लोग अपनी ही एक्सरसाइज में देखते हैं, एक आध क्वेश्चन इससे रिलेटेड अगर मिल जाए। एक्सरसाइज में कहाँ गया? वर्क डन से रिलेटेड। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाइए जल्दी, फास्ट, है ना। कैलकुलेट दी वर्क डन बाय द फोर्स, है ना, करके दिखाइए कितना आ रहा है।
20 kg मास है, ठीक है, मास दे रखा है आपको, और बोल रहा है इसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, फाइनल वेलोसिटी इतनी है, ठीक है। तो u हो गया कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक, और v कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स के लिए हमारे पास में जो है इंफॉर्मेशन क्या है, कुछ भी बताइए, क्या आपको इंफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है फोर्स के लिए, फोर्स निकालने के लिए? डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है आपके पास में, और एक्सेलरेशन भी नहीं हो रहा है। फोर्स एक्टिंग ऑन 20 kg मास, ठीक है, changes its velocity from 5 मीटर पर सेकंड to 2 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट दी वर्क डन बाय दी फोर्स। लगाइए दिमाग थोड़ा सा, क्या क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हम लोग जो अभी पढ़ चुके हैं चैप्टर 8, 9, 10 उन सब से रिलेटेड है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो आ जाएगा आंसर। नहीं हो रहा है? कोई नहीं, कुछ तो बोल सकते हो। तो टाइम हो गया, सब इसीलिए बिजी हो गए हैं। नो कुछ तो सर। बोलो, हाँ नहीं कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो दिमाग तो लगाओ थोड़ा सा। नहीं हुआ? देखो हमारे पास में u और v दिया हुआ है, टाइम भी नहीं गिवन है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं वर्क डन की, दैट इज इक्वल टू मास इनटू, हाँ सॉरी, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की जगह पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मास, ठीक है, और फोर्स अपॉन में मास लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स इनटू, ये वाला तो छोड़ दो इसको, ठीक है। कुछ तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हम लोग अगर निकालना चाहें पहले तो v माइनस यू अपॉन टी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास में टाइम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम दिस टू दिस, फाइनल, इनिशियल। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें क्या है, ये आपको जो है ना ये क्वेश्चन, ठीक ठीक ठीक, वो वर्क डन यहाँ पर जो है ना इस फॉर्मूले से इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर से होगा ये, ठीक है। इसलिए ये हम लोगों से नहीं हो पा रहा है, मतलब मैं इसको मैं सॉल्व तो कर दूंगा बट आप लोगों को काफी लंबा जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं ना, फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत सारे नहीं दिए हुए हैं। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी से हमारा एक इक्वेशन आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ऐसे करके होता है ना। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है। अरे ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि वी स्क्वायर माइनस माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 2 × a × s होता है, ठीक है। और वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए इंटू एस लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसमें, है ना, a इंटू एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगी। तो इसको हम लोग कैसे लिख दिए, m इंटू में a इंटू एस है, तो a इंटू एस की वैल्यू भी देखा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। अब समझ में आ गया सबको? तो
ये फॉर्मूले में अब देखिए मास हमारा कितना है 20 केजी है, ठीक है। अब ये देखिए ये एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस हो रहा है, बट वो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो इसको हम ऐसे भी सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। एम इंटू वी, वी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 2 का स्क्वायर, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो 10 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। सो 10 इंटू माइनस 21, तो माइनस 210 जूल हो जाएगा वर्क डन यहाँ पर। समझ गए सब कोई? तो ये इसका आंसर है। क्लियर? कोई दिक्कत? बट इसको हम लोग डायरेक्टली ये देखिए हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से भी ये डायरेक्टली आ जाता, बट आपको इस तरह से समझा दिया, थोड़ा लंबा पड़ रहा है आपको, ठीक है। तो वो हम लोग जब एनर्जी पढ़ेंगे टॉपिक तब उसमें समझ में आएगा। यहाँ तक में किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो बोल सकते हैं आप लोग।